जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 3 करते हैं मिडीवियल इंडिया का। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी लंबे लंबे वाले चैप्टर किए। एक तो सल्तनत था जिसमें मैंने डिवाइड कर दिया था चैप्टर 1 टू A B C D, है ना। सेम मुगल डायनेस्टी का। अब बाकी चैप्टर रिलेटिवली छोटे हैं बट इम्पॉर्टेंट उतने ही ज़्यादा हैं, है ना। तो मिडीवियल साउथ इंडिया उस टाइम क्या था, नॉर्थ का तो हमने देख लिया, दिल्ली में आपका दिल्ली सल्तनत था, है ना। और आपका फिर मुगल डायनेस्टी। लेकिन साउथ में क्या था, थोड़ा वैक्यूम था, तो उसी का फ़ायदा उठा के विजयनगर अम्पायर की स्थापना होती है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। कब होती है? 1336 AD में। ठीक है, और बाद में फिर एक मुस्लिम किंगडम आपने देखा होगा कि साउथ में एक्सपांशन शुरू किया था ना, किसने? तुगलक डायनेस्टी ने। ठीक है, तो जो मुस्लिम जो धर्म है उसका साउथ में भी प्रचार हुआ, है ना। तो उसी के चलते फिर बाद में बहमनी डायनेस्टी का हुआ था उदय। और बीजापुर के एरिया में आसपास ये लोग राज करते थे। बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब एरिया था इनका। और विजयनगर अम्पायर और बहमनी अम्पायर के बीच लगातार मतलब लगा रहा आपका युद्ध का दौर चलता रहा। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्विकली। जिनको प्रेजेंट ये PDF चाहिए होगा, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने 2024 के प्रीलिम्स में ही पूछा देखा होगा कि अब्दुल रज़ाक था, वो किसके राज में आया था, है ना। तो कभी फॉरेन ट्रैवलर के बारे में पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताइए, किताबों के बारे में, कृष्णदेवराय जो बहुत फेमस था, है ना। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे, क्या है ये डायनेस्टी। उसके बाद PYQ करेंगे और उसके बाद फिर मेंस के PYQ करेंगे। ठीक है, क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो ये है आपके जो विषय वस्तु जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो है विजयनगर अम्पायर की पृष्ठभूमि, कैसे स्थापना हुई, और उसके प्रशासन और समाज के बारे में देखेंगे। विजयनगर अम्पायर में 4 मुख्य डायनेस्टी थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और लास्ट में फिर बहमनी साम्राज्य का। ठीक है, तो ये ब्रीफ एक विषय वस्तु है जिसके बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने बार बार बोला कि हमेशा किसी भी डायनेस्टी का हम लोग को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पक्ष देखना ही होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट वो थे, प्रणाली थे, मतलब जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे। तो न्यायंकार और अयंगार प्रणाली वो हम लोग पढ़ेंगे। साहित्य के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, कोई विदेशी विवरण है उसके बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। तो चलिए विषय तो क्या है, पृष्ठभूमि कैसे स्टार्ट होती है, ये लोग कैसे स्थापना करते हैं कि मध्यकालीन अवधि में तुगलक साम्राज्य ने दक्षिण भारत में विस्तार शुरू किया था, लेकिन कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। आपको याद ही है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, फिर तुगलक ने भी राजधानी शिफ्ट कर दी थी, है ना, दौलताबाद में। 2 दशकों के भीतर दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य का विघटन हो गया, जिससे मदुरा, विजयनगर और बहमनी जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। 1336, ये इस टाइम कौन था? तुगलक था ना, तुगलक डायनेस्टी का राज था। 1336 ईस्वी में रायचूर दोआब, मतलब जो कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इस एरिया में कृष्णा ऊपर से बह रही और फिर तुंगभद्रा, है ना। तो यहाँ पे ही विजयनगर अम्पायर की स्थापना हुई। ठीक है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, तो हमेशा वो संघर्ष का एक क्षेत्र बना रहा वहाँ की ज़मीन को हड़पने के लिए, ताकि ज़्यादा उर्वरक ज़मीन इनके हाथ में रहे। विजयनगर अम्पायर का नाम वर्तमान में हम्पी है, हस्तिनावती, जो साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। स्थापना के बारे में पढ़ते हैं कि हरिहर, बुक्का और बुक्का जो भाई थे, वारंगल में काकतियों के सामंत थे, है ना। उस टाइम काकती वंश की डायनेस्टी थी, जैसे आपने देखा प्रताप रुद्रदेव, है ना। बाद में कंपिली राज्य में मंत्री बने। ये एक राज्य है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कंपीली को कुचले जाने पर दोनों भाइयों को बंदी बनाकर जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया। फिर उनका एक गुरु है, कौन? विद्यारण्य। तो विद्यारण्य के संरक्षण में वो लोग फिर से हिंदू में रिकन्वर्ट होते हैं और दक्षिण की तरफ रुख करते हैं। तो 1336 ईस्वी में उन्होंने अनेगोड़ी के सामने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर की स्थापना की। उन्हें अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार शायन ने प्रेरणा मिली थी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, इनके गुरु कौन, ये भी पूछ सकता है। तो विजयनगर अम्पायर से जो भी छोटे छोटे
जो फैक्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, स्पेशली क्वेश्चन रिपीट ना हो करके क्या करते हैं, अनछुए फैक्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो गुरु विद्यारण्य, प्रसिद्ध टीकाकार सायन। ठीक है, देखिए जो भी अभी जुड़े हैं वीडियो में, कृपया अपना क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो विजयनगर अंपायर के 4 मुख्य राजवंश थे जिन्होंने एक के बाद एक अपना शासन किया। तो सबसे पहला था संगम राजवंश। ठीक है, संगम के बाद आया सलू, उसके बाद तुलु, उसके बाद अराविडू। ठीक है, तो इसमें मुख्य मुख्य जो हैं उनको हमेशा याद रखिए। संगम में ये जो दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का, वो दोनों संगम राजवंश के थे। जो आपके कृष्णदेव राय आएंगे जो बहुत फेमस है, वो यहाँ इसके हैं, आपके तुलु डायनेस्टी के। ठीक है, बाकी में रिलेटिवली कम फेमस राजा थे जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। राजधानी इसका अनेगोड़ी है ना, विजयनगर का, और ये चंद्रगिरी और पेनुगोड़ा, चंद्रगिरी। तो इस टाइप का इन्होंने राजधानी चेंज करते रहे। तो कौन कौन सी राजधानी ये पूछ देगा तो भी याद रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे संगम राजवंश के जो मुख्य राजा थे उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो जैसे हरिहर और बुका थे, ठीक है, दोनों भाई थे, लेकिन राजा सबसे पहले बना हरिहर प्रथम, और इसने 20 साल राज किया। जब इसकी मृत्यु हो गई तो फिर दूसरे भाई ने शासन किया। तो विजयनगर का प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। अनेगोंडी और बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, जैसे हमने ऊपर में देखा। होयसल साम्राज्य को विजयनगर में शामिल किया। जो दक्षिण में ही कर्नाटक वाला एरिया था उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया था। किसने? हरिहर प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने कुछ विशेष किया था, क्या देखते हैं। 1346 ईस्वी में संयुक्त रूप से शासन किया भाई के साथ अपने। मदुरै के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जो इंडिपेंडेंट मदुरै था ना, उसको अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध किया। ये युद्ध का दौर शुरू होता है इनके दौर में, बुक्का के टाइम में। 1374 ईस्वी में चीन में एक दूत भेजा, और अपने इसका उपाधि क्या था देखिए, वेद मार्ग प्रतिस्थापक। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसको वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि प्राप्त थी, तो वो था बुक्का प्रथम। हरिहर द्वितीय के बारे में क्वेश्चन इसी साल ही आया था, है ना, कि इसके शासनकाल में कौन फॉरेनर आया था, फॉरेन ट्रैवलर आया था। तो अब्दुल रज़ाक आया था इसके टाइम, बाद में और आएगा मेंशन इसका। इसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। कनारा, मैसूर और त्रिचनापल्ली, कांची के पर विजय प्राप्त की। बहमनी साम्राज्य से बेलगाम और गोवा को कब्जा किया। ठीक है, ये याद रखिए। जो बहमनी के हाथ में गोवा और आपका बेलगाम था ना, जो अभी आप बेलगांव देखते हो, उन सबको इसने अपने हाथों में लिया। आयुर्वेद और वैदिक टीकाओं पर ग्रंथ भी लिखे इसने। ठीक है, तो क्या फैक्ट आपको याद रखना होगा, इसके जो टाइटल थे वो, उसके अलावा इसने गोवा को वापस लिया बहमनी लोगों से, और बेलगाम को भी। अब आते हैं देवराय वन और देवराय द्वितीय के बारे में। तो ये भी बहुत फेमस है। देखिए, तो फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना इन्होंने किया। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहमनी और विजयनगर अंपायर का लगातार युद्ध चल रहा था, तो अलग अलग रूलर थे जिन्होंने उनको टैकल किया। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि हरिहर द्वितीय ने इसने बुक्का ने सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम को के साथ युद्ध किया था, और ये जो आपके देवराय हैं उन्होंने फिरोज शाह बहमनी के साथ आक्रमण का सामना किया। तुंगभद्रा पर हरिद्रा नामक बांध बनवाया। ठीक है, ये एक फैक्ट याद रखिएगा। इतालवी मतलब इटली का जो निकोलो कॉन्टी था, इसके शासनकाल में आया था। तो अगर क्वेश्चन आता है, मैंने अब्दुल रज़ाक यहाँ बोल दिया, डोंट मतलब मुझे माफ़ करिएगा, हरिहर द्वितीय नहीं था, वो देवराय द्वितीय था। ठीक है, तो यहाँ पे देवराय प्रथम के टाइम में आया था निकोलो कॉन्टी। ठीक है, कॉन्टी। ठीक है, तो इनके शासनकाल में यात्रा की। मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया। तो एक फैक्ट है। तो ये निकोलो कॉन्टी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बांध जो बनवाया था हरिद्रा, वो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देवराय द्वितीय के बारे में कुछ देख लीजिए कि संगम राजवंश के महानतम शासक थे। सिलोन मतलब श्रीलंका से गुलबर्गा तक साम्राज्य का विस्तार किया। तो पूरा ये जो साउथ इंडिया था, यहाँ तक पूरा इनका विस्तार था। ठीक है, उपाधियाँ क्या थी? गज बेटकर मतलब हाथी का शिकारी की उपाधि इसको प्राप्त थी देवराय द्वितीय को। और दूसरा इमाडी देवराय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। ठीक है,
तो ये दोनों टाइटल आपके देवराय द्वितीय को प्राप्त था। साहित्य के संरक्षक थे और ब्रह्मसूत्र पर भी टीका लिखी है। तो ये जो लिटरेचर वाला पार्ट जहाँ भी आता है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब्दुल रज़ाक ने इसके टाइम में ही दौरा किया था। तो निकोलो कॉन्टी देख लिए, जो कि इटली का था। अब्दुल रज़ाक कहाँ से था? भारत से था। इसने आपके देवराय टू के टाइम में यात्रा की थी। बाद के संगम शासक कौन थे? मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, प्रौढ़ प्रताप या फिर प्रौढ़ देवराय की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो वो थी मल्लिकार्जुन को। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान संगम राजवंश का पतन शुरू हुआ था। चीनी यात्री मोहुयान ने इसके टाइम यात्रा किया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, यात्री अगर कहीं पे भी दिखता है, प्रॉपर उस शासक का नाम याद रखिए। ठीक है, संगम राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? विरूपाक्ष टू। अराजकता के दौरान नरसिंह सालू है ना, ये जो सलुआ डायनेस्टी के थे, सालू डायनेस्टी के थे, उन्होंने इसको सिंहासन पे कब्जा किया, इसको हरा के, और ये अंतिम शासक था। ठीक है, विरूपाक्ष के बाद ख़त्म हो जाता है हमारा संगम डायनेस्टी। अब उसके बाद विजयनगर में आता है बारी सालू डायनेस्टी का। ये सबसे छोटा राजवंश है, आप देख रहे हो 20 साल बस इन्होंने राज किया। सालू राजवंश विजयनगर एम्पायर का सबसे कम समय का राजवंश था, कम समय चलने वाला, 20 साल तक। और इसकी स्थापना किसने की थी? सालू नरसिंह ने। विजयनगर के दूसरे राजवंश के संस्थापक कौन थे? सालू नरसिंह। सेना को मजबूत करने के लिए अरब व्यापारियों को घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने विश्वसनीय सेनापति नरस नायक को प्रशासन सौंपा। राजवंश का अंत कैसे हुआ? इमडी नरसिंह के शासनकाल के दौरान नरस नायक वास्तविक शासक बने। नरस नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमडी नरसिंह को हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यह द्वितीय बाला प्रहार और तुलु राजवंश की शुरुआत की। मतलब जो सेनापति है वो लोग अपने बल का प्रयोग करके राज को हथिया लेते थे। ठीक है, तो इसका बेटा था सलू नरसिंह का, ये यहाँ पे वीर नरसिंह है ना। वीर नरसिंह ने इमडी नरसिंह की हत्या कर इमडी नरसिंह जो था वो सालू नरसिंह का बेटा था, तो उसकी हत्या किसने की? नरस नायक जो सेनापति था उसके बेटे ने, है ना। ये राजा का बेटा है, ऐसे याद किया करिए आप लिख के, सलू नरसिंह। ठीक है, इसका बेटा कौन हुआ? आपका ये इमडी नरसिंह। और इधर इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? नरस नायक। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था वीर नरसिंह। तो इसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और अपना तालु वंश का स्थापना किया। तो सबसे प्रभावशाली राजवंश था वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कृष्णदेव राय हुआ वो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। तो वीर नरसिंह कौन था? वो जो सेनापति का बेटा नरस नायक का। तो उसने क्या किया? तलु वंश के राजवंश के प्रथम शासक बने। द्वितीय बला प्रहार के माध्यम से राजवंश की स्थापना की। घोड़े खरीदने के लिए इसने पुर्तगाली गवर्नर इल्मीडा के साथ समझौता किया, है ना। तो ये इल्मीडा के साथ किसने समझौता किया करके क्वेश्चन आ सकता है, तो वो था तुलु वंश का वीर नरसिंह। ठीक है, तो पुर्तगाली गवर्नर आप देखोगे जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होता है? कृष्णदेव राय का शासन आता है। ठीक है, तो इसमें भव्य राजा कृष्णदेव राय शामिल हैं, जिनके शासनकाल में साम्राज्यिक ख्याति पूरे भारत में फैली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि बाबरनामा में किस विजयनगर के राजा का मेंशन है, तो वो है कृष्णदेव राय। और आप कनेक्ट भी कर सकते हो, देखो कृष्णदेव राय का जो राज था ना वो कब था? 1509 से लेके 1526 के आसपास। और बाबर कब आया था यहाँ पे? 1526 में, है ना, जब पानीपत का युद्ध हुआ था। कृष्णदेव राय की सैन्य उपलब्धियां अगर पूछ दे, जैसे आजकल इनको सैन्य उपलब्धियां बहुत पसंद आ रहा है, कभी जयजयदेव का पूछता है, कभी इस बार पृथ्वीदेव द्वितीय का, तो कृष्णदेव राय का पूछ दिया तो आप याद रखेंगे कि क्या था। पूछेगा तो इसी का पूछेगा, बाकी सबका नहीं पूछेगा। बिदर के शासक मोहम्मद शाह को उसने हराया, महमूद शाह को 1510 में। 1513 से 18 के बीच उड़ीसा के शासक गजपति के खिलाफ कई अभियान चलाए। 1520 में गोलकोंडा के कुतुब
कुली कुतुब शाह को हराने के बाद वारंगल पर कब्जा कर लिया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। कुली कुतुब शाह जो था उसको किसने हराया था? आपके कृष्णदेव राय ने। रायचूर, दोआब और गुलबर्गा के किले पर विजय प्राप्त की। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बनाए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके मुख्य कारण क्या थे? बीजापुर के प्रति पुर्तगालियों की शत्रुता, क्योंकि वहीं पे थे ना ये लोग, पुर्तगाली लोग गोवा साइड में, तो लगातार उनका युद्ध होते रहता था। पुर्तगालियों द्वारा घोड़े की आपूर्ति और संधि के शर्तों के तहत पुर्तगालियों ने केवल विजयनगर को आयातित घोड़े बेचने का वादा किया। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसके चलते इनके रिलेशन अच्छे थे कृष्णदेव राय के साथ। किनका? पुर्तगालियों का। कृष्णदेव राय के टाइम में देखिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो था साहित्य के क्षेत्र में। तो कुछ जो 3 किताबें हैं इसने खुद ही लिखा है ना। एक तो अमुक्त माल्यद है जो तेलुगु भाषा में लिखा है उसने खुद ही। जाम्बवती कल्याणम है, जाम्बवती लिखा है, जाम्बुवती कल्याणम संस्कृत भाषा में है। उषा परिणयम वो भी संस्कृत भाषा में है। तो ये 3 किताब जो है वो आपके कृष्णदेव राय ने खुद लिखे हैं। और जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो मंदिर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए कि 2 विजयकालीन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला है हज़ारा मंदिर, दूसरा है विट्ठल मंदिर, और अपनी माता के नाम पर इसने क्या किया था? नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अभी ये जो गांव है ना, छोटा सा ये जो शहर है एक छोटा सा गांव बन के रह गया है, हम्पी के पास में है। बट अपनी माता के नाम पे इसने नागलापुर के नाम पे एक शहर की स्थापना की थी। तो जैसा आप जान ही रहे हो, हमेशा ये लोग क्या करते हैं, किस राजा ने कौन सा गांव बसाया था, यही सब पूछते रहते हैं CGPSC में। तो आपके रिवीजन के लिए बता दूं, ये दिल्ली सल्तनत में आपने क्या पढ़ा है? आगरा की स्थापना किसने की थी, है ना? तो सिकंदर ने किया था, सिकंदर लोधी ने। उसके बाद आपने पढ़ा है जौनपुर का, है ना? तो जूना खान ने किया था। जूना खान कौन था? आपका तुगलक मोहम्मद बिन। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 5 शहरों की स्थापना की थी। फ़िरोज़ाबाद है, ठीक है, और हिसार है, और सॉरी जौनपुर की स्थापना इसने करी थी ना, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तो जिस भी शासक ने जो सिटी बसाया है वो याद रखिएगा, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे नागलापुर नाम का स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने। विद्वानों का संरक्षण, इसके राज्य में क्या थे? 8 बहुत फेमस तेलुगु कवि थे, है ना? तेलुगु कवि हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में आपको दिग्भ्रमित करने के लिए आपको तमिल लिख दिया जाएगा, लेकिन तमिल नहीं है, तेलुगु है, ठीक है। अष्टदिग्गज के नाम पे है, 8 हाथी। और महान विद्वानों के संरक्षण के लिए इसको आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है, और अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो अष्टदिग्गज 8 कवि कौन थे? याद हो पाएगा तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ कोई शॉर्टकट बना के कोई कोशिश कीजिएगा। मैंने कुछ शॉर्टकट बनाए थे, वो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा तो उसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 8 कवि थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस तो ये है अल्लासनी पेदाना, ठीक है, जिसने मनुचरित संभव का रचना किया था। तेनालीराम आप लोग बहुत बार सुनते रहते हैं, तो पांडुरंग महामत्य ये इसी की रचना है। और इसमें जो है नंदी तिमाना को याद रख लीजिए, रामयुद्धम, ठीक है। तो कोशिश करिए सारा याद हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये 4 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है मेंस में, ठीक है। मैं हमेशा याद करके जाता हूँ उसको रट के, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन अष्टदिग्गज में शामिल नहीं है ना। तो इसका शॉर्टकट बना के याद करने की कोशिश करिए, और मैं अपनी कॉपी देख के एक बार फिर से शॉर्टकट इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। बाद के तुलु शासक कौन थे? इसके बाद जब कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय थे, जो 2 स्थानों पर राज्याभिषेक हुआ था इसका, तिरुपति और कालहस्ती में। पुर्तगाली यात्री न्यूनीज ने इनके शासनकाल में यात्रा किया था। तो न्यूनीज कौन था? ये था पुर्तगाली यात्री। कृष्णदेव राय के टाइम में भी आया था एक डोमिंगो पीस, वो नहीं दिखाएगा, मैंने मिस हो गया लग रहा है। वेट अ सेकंड, चलिए वो बाद में एक हम लोग जब विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे ना तो आएगा। तो डोमिंगो पीस जो था वो उसी के टाइम आया था। तो अच्युतदेव राय के बारे में ये है कि इसके टाइम में न्यूनीज आया था शासनकाल में। नायकों की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए महामंडलेश्वर नियुक्त किया। और लास्ट फिर है सदाशिव राय, नाम मात्र के शासक थे। वास्तविक शक्ति अराविडू मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने सेना में कई मुसलमानों की भर्ती की। बीजापुर को घोड़ों की बिक्री रोकने के लिए
पुर्तगालियों के साथ व्यापार में समझौता किया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर द्वारा विजयनगर के खिलाफ संघ बनाया। विजय के खिलाफ, हाँ, मतलब इसी के टाइम में जो 4 मुस्लिम डायनेस्टी थे ना, उन लोगों ने क्या किया, विजयनगर को घेरने के लिए संघ बनाया था। और ये जो संघ बनाया, फिर उसी का एक रिजल्ट आया, तालीकोटा का युद्ध, जो हमें मेंस में भी देखने को मिलता है। पूछा गया था ना तालीकोटा का युद्ध के बारे में। तो ये बहुत निर्णायक युद्ध था, जिसे राक्षसी तांगड़ी या बनीहट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। 1565 हमेशा याद रखिए, है ना। बहमनी संघ के संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेना को हराया। वो जो संघ बनाया बोला ना, तो उसमें कौन कौन शामिल थे, गोलकोंडा, बीजापुर, बेदार और अहमदनगर, ठीक है। उन चारों का नाम याद रखेंगे। तो विजयनगर को घेर लिया भाई, है ना। परिणाम क्या हुआ, संघ के नेता हुसैन निज़ाम शाह ने 70 वर्षीय राम राय को घेर कर मार डाला। विजयनगर शहर को बेरहमी से लूटा और विजयनगर के अधिकांश क्षेत्रों को मित्र राज्यों के बीच बांट दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था, सेवेल। शहर के अवशेष अभी भी कर्नाटक के हम्पी में पाए जाते हैं। इस युद्ध ने विजयनगर अंपायर के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया। तो ये था। उसके बाद बचा कुचा वही अराविडू राजवंश आया। तो दक्षिणी सुल्तानों के बीच मतभेदों के कारण विजयनगर साम्राज्य को राम राय के भाई तिरुमल के नेतृत्व में फिर से शक्ति प्रदान करने का अवसर मिला। जो ये 4 राज्य थे ना, उनमें भी मतभेद है, जानती हो, यूनिटी बना पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर छोटा मोटा चलता रहा विजयनगर साम्राज्य। तो ये अराविडू है, उसकी स्थापना किसने की, तिरुमल ने, ठीक है। आप एक एक करके अगर याद कर पा रहे होगे तो सबसे पहले हरिहर बुक्का ने आपके संगम डायनेस्टी, उसके बाद सुलू वीर नरसिंह ने किया, किसका, सुलवा डायनेस्टी का। और तलू डायनेस्टी का किसने किया, ये वीर नरसिंह ने। और ये लास्ट में अराविडू की स्थापना की आपके तिरुमल ने। तो इस चारों राजवंश को याद रखिएगा। तिरुमल ने तुलु राजवंश के अंतिम शासक सदाशिव को हटाकर अराविडू की स्थापना की। उन्होंने विजयनगर के स्थान पर पेनुकोंडा, ये देखिए याद रखिएगा, पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाई। वो भी साउथ में ही है जगह। प्रमुख शासक कौन है, तिरुमल। राजवंश के संस्थापक वेंकट द्वितीय चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया, लेकिन बाद में पेनुकोंडा में स्थानांतरित किया। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या था, ये बहमनी शासक थे, तो उन्होंने जब मदुरई साइड कंट्रोल किया, उस टाइम आपके विजयनगर में कौन शासक था। तो विजयनगर का हम लोग वेंकट का एक आएगा संदर्भ, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में। चित्रकला में बहुत रुचि थी इसकी, और जो 2 चित्रकार रखे थे, और श्रीरंग तृतीय राजवंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि अंतिम शासक कौन है, तो आप बोलेंगे श्रीरंग तृतीय। अब आते हैं विजयनगर के जो विदेशी यात्री इस टाइम आए थे। तो आप देखे होंगे, सबसे पहले देवराय 2 के टाइम में आया निकोलो दे कॉन्टी। ये तो आप पिछले साल के प्रीलिम्स में पूछ ही चुका है, 2024 प्रीलिम्स CGPSC, देवराय 2। तो अब्दुल रज़ाक आया था, ठीक है। तीसरा महुआन, ये आया था मल्लिकार्जुन के टाइम, चीनी यात्री था। और बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के टाइम। और डोमिगो पियास, ये भी आया था आपके कृष्णदेव राय के टाइम। तो कृष्णदेव राय के टाइम आए थे 2 लोग, है ना। बारबोसा वो पुर्तगाली था, और डोमिगो पियस जो था पुर्तगाली यात्री था। आप इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हो कि कृष्णदेव राय के टाइम में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे विजयनगर अंपायर और पुर्तगाली के बीच, है ना। तो इसीलिए 2 पुर्तगाली आए थे विजयनगर अंपायर में इनके टाइम में। और ये न्यूनीज आया था अच्युतदेव राय के टाइम, ठीक है। और इसने किताब क्या लिखी है, क्रॉनिकल ऑफ फरनास न्यूनीज, ऐसा करके है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसका। तो राजतंत्रात्मक था, शासन राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था, तभी आप देखोगे कृष्णदेव राय, है ना, देव राय। और ईश्वर के समान माना जाता था। प्राचीन काल की तरह राज्य के सत्तांग सिद्धांत पर जोर दिया गया। राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजा के प्रति वफादारी और आज्ञाकारिता के लिए शपथ लेनी पड़ती थी, ठीक है। मंत्री परिषद किस टाइप का था, लगभग 20 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी। अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था, जो मंत्री परिषद का था। और सदस्य कौन थे, सदस्य राजनीति में पारंगत विद्वान थे, 50 से 70 साल के लोग थे। राजा उनकी सलाह का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था, है ना, क्योंकि ये राजतंत्र है। तो ठीक है, आपका मंत्रिमंडल है, बट
फोर्स नहीं कर सकते राजा को, राजा अपने हिसाब से करता था काम। महत्वपूर्ण नायकों और प्रांतीय प्रमुखों के साथ राज्य का परिषद था। सचिव को क्या बोलते थे? रईसम। कनिरकम बोलते थे लेखाकार को। ये सब मुख्य अधिकारी थे जो सचिवालय में काम करते थे। रईसम राजा के मौखिक आदेशों को रिकॉर्ड करता था। सचिव है वो, है ना, तो ये याद रखिएगा, रईसम। विजयनगर प्रांत का ये आपके ये है साम्राज्य। तो साम्राज्य है वो डिवाइड था मंडलम में, ठीक है। मंडलम डिवाइड था कोट्टम में, या फिर वलनाडु बोलते थे इसको। वो डिवाइडेड था आपका नाडु में। नाडु डिवाइडेड था मेलाग्राम में, जो 50 गांव का समूह था। और वो अल्टीमेटली डिवाइड था ग्राम में। साउथ में उसको उर भी बोलते थे, ठीक है। तो साम्राज्य, मंडल, मंडल के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, या फिर वेलनाडु भी लिखोगे तो भी चलेगा। और फिर वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, ग्राम, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आमतौर पर केवल शाही परिवार के सदस्यों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते थे। प्रांत में सुशासन बनाए रखने के लिए राज्यपाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ये डबल हो गया क्या? इसको डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक फेमस प्रणाली थी, नायंकार प्रणाली। वो क्या था? नायक एक सैन्य सामंत थे जिसे रहने के लिए अमरम नामक क्षेत्र दिया जाता था। जैसे आपने देखा ना कि सैन्य सेवा के लिए ये एरिया दिया जाता था कि आप हमें सेना की सैन्य सुरक्षा दोगे, या फिर आपका सैन्य व्यवस्था आप देखोगे, और आपको इस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है, आप वहाँ पे राज करोगे, वहाँ पे जो भी कर आता है वो आप कलेक्ट करोगे। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी था, है ना। तो नायक जो थे वो क्षेत्रीय सामंत थे जिसे रहने के लिए अमरम नामक क्षेत्र दिया जाता था, इसलिए इन्हें अमर नायक भी बोलते थे ना। अमर में ऐसा लिख दिया, अमर नायक ऐसा बोलते थे। कमान संरचना, नायक की सेना का कमांडर राजधानी में रहता था। नायक के प्रशासनिक एजेंट को स्थानपति कहा जाता था। नायक तो चलो इसमें रह गया आपके कैपिटल में, ठीक है, जो राज्य का। लेकिन बाकी लोग को भी क्या किए थे, जैसे राज्य को डिवाइड किया है अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहाँ पे निवास करते थे नायक के प्रशासनिक एजेंट। प्रत्येक नायक के अधीन सेना का आकार राजा द्वारा निर्धारित किया जाता था। समय के साथ नायक के पद वंशानुगत हो गए। पहले क्या था, जैसे आपने देखा है कि जो पद रखता था उसी को ही वो क्षेत्र का अधिकार रहता था। जैसे ही पद चेंज हुआ वो क्षेत्र वापस ले लेते थे। लेकिन ये जो प्रथा है ना, धीरे धीरे मतलब वंशानुगत हो गया। जो जिस क्षेत्र में रहता था वो उस पर कंट्रोल करने लग गया, और इवन जब वो निलंबित होता था तो भी वहाँ पे कंट्रोल करता था। इसीलिए जो नायक लोग हैं ना, बाद में अपना अलग से किंगडम बनाए, ठीक है। नायक डायनेस्टी जो आता है साउथ में, तो यही नायक लोग हैं। इनके बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अच्युतदेव राय के काल में महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए, मतलब जो इनको कंट्रोल करता था। आपने देखा ना, मंडल, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए महामंडलेश्वर था जो इन प्रांतीय नायकों को कंट्रोल करता था। तो नायंकार ये तो हो गया। ये ना डबल हुआ क्या? कुछ प्रेजेंटेशन रिपीट क्यों हो रहा है? चलिए, मैं जो डबल स्लाइड हो रहा है उसको डिलीट करके भेजता हूँ आपको। उसके बाद आते हैं स्थानीय प्रशासन। तो आपने पढ़ लिया नायंकार, है ना, जिसमें क्या हुआ था, जो नायक लोग थे वो प्रशासन को संभालते थे और उनको अलग अलग क्षेत्र डिवाइड किए गए थे। वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो था अयंगार प्रणाली। तो प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। शासन के लिए अयंगार नामक एक 12 सरकारी, ये जो 12 लोग रहते हैं, 12 सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, पद वंशानुगत थे, और उन्हें बेचा या गिरवी रखा जा सकता था। वेतन की बजाय उन्हें किराया और कर मुक्त भूमि मिलती थी, है ना। तो कर सैलरी वाली कुछ नहीं मिलती थी उनको, क्या बोलते थे, किराया के लिए, वेतन की बजाय उन्हें किराया या फिर ऐसी भूमि मिलती थी जहाँ पे उनसे टैक्स वसूल नहीं करते थे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला 12 अधिकारी थे, तो उनमें से कुछ मुख्य अधिकारियों के नाम यहाँ पे हैं। सेनेटिया, जो दस्तावेज पढ़ते थे। महानायकाचार्य, राजा और गांव के अधिकारियों के बीच समन्वय करते थे। तलारी, जो गांव के पुलिसकर्मी थे। पर्यागर, प्रतिनिधि। अंतरीमारा, और ये सब। तो एक्चुअली ये याद रखिएगा ना। तो अयंगार प्रणाली क्या थी, गांव में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक टाइप है जिसमें 12 अधिकारी थे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और इनका जो नियुक्ति था सरकार के द्वारा होता था, है ना। मतलब ये अधिकारी सरकारी अधिकारी थे, राजा के द्वारा ये सब नियुक्त होते थे। अब आते हैं भू राजस्व और कर प्रणाली।
तो सबसे पहले तो भूमि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था, गीली भूमि, सूखी भूमि, वन भूमि, बागान भूमि, ठीक है। माप या किराया दरों की कोई एक रूप प्रणाली मौजूद नहीं थी उस टाइम। ब्राह्मणों और स्वामित्व वाली भूमि से उपज का 1/, ब्राह्मण स्वामित्व मतलब जो ब्राह्मण लोग कंट्रोल करते थे उससे 1/20, और बाकी मंदिर वाली भूमि से 1/3, और सामान्य ये थी सामान्य जो उपज की भूमि थी उससे 1/6 से 1/3 तक। दिखा होगा आपने, अगर आप रिवाइज कर पा रहे होगे तो नॉर्मली 1/3 ही लिया जा रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी था जिसने 1/2 लिया था, मतलब 50% तक। कर संग्रहण तो यही मुख्य आय का स्रोत क्या था? शिष्ट नामक भूमि कर था। भूमि कर द्वारा शासन 98 विभाग के अधीन में था। 2 मिनट ना, इंग्लिश में क्या है, 98 डिपार्टमेंट के अधीन था। राजस्व नगद और वस्तु दोनों में वसूल करते थे, कैश भी लेते थे, और अगर कोई फसल के रूप में दे रहा है तो भी। विभिन्न अन्य कर कौन से थे? घर का कर था, पशु कर था, ये सब। पुलिस कर को ये बोलते थे अरसु स्वतंत्रम, है ना, पुलिस कर, पुलिस टैक्स वाज कॉल्ड, ठीक है। तो मेन चक्कर इसमें यही है कि 1/3 लेते थे टैक्स, ठीक है, और जो भूमि ब्राह्मणों के कंट्रोल में थी उससे 1/20, ठीक है। अब कानून व्यवस्था, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, बट ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं विजयनगर का सामाजिक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जाति व्यवस्था थी वहाँ पे, तो समाजशास्त्री परंपराओं पर आधारित था, और वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित थे। ब्राह्मणों को सबसे अधिक विशेष अधिकार प्राप्त थे, और उच्च पदों पर ये लोग रहते थे, है ना, और मृत्युदंड से इनको मुक्ति प्राप्त थी। क्षत्रिय वर्ग की अनुपस्थिति के कारण चेट्टी व शेट्टी ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर आते थे, है ना। क्षत्रिय वर्ग कम ही था, तो ये जो चेट्टी और शेट्टी ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पे थे। व्यापार चेट्टियों, मतलब ये व्यापारी वर्ग, है ना, वैश्य थे। व्यापार चेट्टियों के हाथों में केंद्रित था। उत्तर भारत से आने वाले बाहरी लोगों को बड़वा कहा जाता था। कैकुलर बुनकर, कंबलतर चपरासी, नाई रेड्डी, ये कुछ कुछ अलग समाज में वर्ग हैं उनके बारे में। तो इन शॉर्ट अगर समराइज़ करूँ तो क्या होगा, समाज में जो वो था जाति और वर्ण व्यवस्था तो वहाँ पे थी, और ब्राह्मणों के बाद क्या है, क्षत्रिय लोग कम थे, तो फिर चेट्टी और शेट्टी जो व्यापारी वर्ग था उनका वर्चस्व था, और उसके अलावा ये जो बुनकर चपरासी आदि लोग भी वहाँ पे थे। ये जो कुछ टर्म है उसको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि साउथ की डायनेस्टी है, तो चपरासी और बुनकर लिख देंगे तो शायद नंबर ना मिले, तो कैकोलकर, कंबलतर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा वैल्यू मिलेगा। महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। साम्राज्य में वेश्याएँ मौजूद थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था, और विदेशी यात्रियों ने सती प्रथा का उल्लेख किया है, ठीक है। महिलाएं आय व्यय गणना, राजकीय दस्तावेज, मल्ल युद्ध, अंग रक्षा, कर्तव्य, नृत्य, गायन। देखिए महिलाएं यहाँ पे काफ़ी अच्छी सशक्त थी, एम्पावरमेंट मिला हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि विजयनगर अम्पायर में महिलाएं क्या क्या करती थी, तो इस सब मल्ल युद्ध, अंग रक्षा, मतलब वो सारी गतिविधियों में वो शामिल थी, ठीक है। अन्य सामाजिक विशेषताएं क्या है? दासता प्रचलित थी, पुरुष और महिला दासों का उल्लेख है। दासों की खरीद बिक्री भी को वेसवांग कहा जाता था। ऋण पर चूक करने वाले अक्सर ऋणदाताओं के दास बन जाते थे, है ना, मतलब अगर आप ऋण नहीं पटाओगे तो आपको दास बना लिया जाता था। शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, पूरा ये हिंदू डायनेस्टी ही था। शुरू में शैव, बाद में वैष्णव। महानवमी इनका मुख्य त्यौहार था। मनोरंजन के लिए सब नाटक, यक्षगान को याद रखिए ना, इन्होंने यक्षगान को उस टाइम प्रमोट किया था। विजयनगर के टाइम कला संस्कृति, तो वही चीज़ जो हमने एक बार पढ़ा। साम्राज्य को विशिष्ट सांस्कृतिक एवं कलात्मक कार्यों का श्रेय दिया जाता है। सम्राटों ने न केवल तेलुगु को बट संस्कृत, तमिल, कन्नड़ को भी संरक्षण दिया। तेलुगु के 8 दिग्गज हमने पढ़ ही लिए। पेदाना प्रमुख थे जिनकी रचनाएं वो आप देखिए, मनुचरित है ये सब। नंदी तिमाना ने परिजात हरण की रचना की। तेनालीराम ने कृष्णदेवराय के दरबार में थे। ये सायन ने वेदों पर टीका लिखा था ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। उनके भाई माधव ने ऋग्वेद पर टीका लिखा। वास्तुकला के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है, क्या बनाया था इन्होंने उस टाइम, जो मंदिर बनाए थे। कृष्णदेवराय ने हज़ारा मंदिर, बंद हो गया, सेकेंड।
हाँ, तो यहाँ पे थे अपन। तो आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय ने हज़ारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, कांचीपुरम में ये सब मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, पार्वती मंदिर का निर्माण कराया। फर्ग्यूसन ने विट्ठल स्वामी मंदिर को फूलों से सजाया गया और भव्यता की पराकाष्ठा का प्रतीक बताया। ठीक है, मतलब ये विट्ठल स्वामी मंदिर है, उसके टाइम में ये जो फॉरेनर है फर्गूसन, उसने बोला है कि भाई इसको फूलों की तरह सजाया गया और भव्यता का परिकाष्ठा की तरह बताया इसको। इनका जो एक मुख्य रूप से क्या था ना, मंडप और कल्याण मंडप है ना, मतलब जो दिव्य विवाह के लिए प्रयोग किए जाते थे। मतलब एक टाइप का डेकोरेटिव मंडप बनाया जाता था जिसके अंदर विवाह होता था। एक ही चट्टान में उकेरे गए स्तंभों और पशु आकृतियों का, ठीक है, रामेश्वर की स्तंभित गैलरी को प्रभावित करता है। तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, मंडप को याद रखिएगा और कृष्णदेव राय ने जो मंदिर बनाए थे उसको याद रखिएगा। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। चित्रकला और ये सब, ठीक है। लेपाक्षी का मंदिर है, बहुत फेमस है इस टाइम, है ना। विजयनगर चित्रकला को लेपाक्षी कहा जाता है। विषय वस्तु किससे संबंधित थे? रामायण और महाभारत से। संगीत और नृत्य भी फेमस थे, जैसे मैंने बताया यक्षगान आपको याद रखना है, पूछा जाता है। हाँ, अब आते हैं बहमनी किंगडम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 में। हमारा 1336 में विजयनगर आया था, 1347 में बहमनी ने स्थापना की और अमीर हसन गंगू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अमीर सदा के नेता दौलताबाद में एकत्र हुए। दौलताबाद किसने लाया था? आपके ये तुगलकों लोगों ने। और हसन गंगू को अमीर उल उमरात और जफ़र खान की उपाधि देकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह विजयनगर के बाद दक्षिण भारत का दूसरा शक्तिशाली राजवंश था और इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। तो मुख्य शासक देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो सबसे ज़्यादा फेमस है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। मूल नाम था इसका जफ़र खान, वही जो हसन गंगू के नाम से जाना गया है ना। तो इसी ने ही स्थापना की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, गुलबर्गा को अपना राजधानी बनाया। साम्राज्य को दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदार और विरार में विभाजित किया। अपने अंतिम दिनों में डाबुल पर शासन किया, जो पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह है। गैर मुस्लिमों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया, जजिया नहीं लिया। उसके बाद आया मोहम्मद शाह वन। ये सब आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कैसे ये लोग देवराय 2 या फिर क्या था, हरिहर 2 के साथ युद्ध हुआ इन लोग का। इसका तो शायद बुक्का 1 के साथ हुआ था ना। विजयनगर और वारंगल के साथ युद्ध जीतने की कोशिश में अपना जीवन बिताया। युद्धों में बारूद का उपयोग करने वाले पहले शासक। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन कि बारूद सबसे पहले युद्धों में इसने यूज़ किया था। तेलंगाना के शासक को हराकर गोलकोंडा पर कब्जा किया। बहमनी प्रशासन प्रणाली को व्यवस्थित किया। राज्य को तराफ प्रांतों में विभाजित किया। ये देखिए चारों हैं। तो ये जो छोटे छोटे वो थे ना, वो बहमनी शासन के ही भाग थे जो डिवाइड हुए बाद में। ताजुद फिरोज शाह, इसने क्या किया? धार्मिक रूप से उदार था, बाइबल का अध्ययन किया। इतिहासकार फरिश्ता ने इन्हें प्राचीन मुस्लिम कहा है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सोनार की बेटी के लिए युद्ध में विजयनगर के देवराय को हराया। डिफीटेड देवराय ऑफ विजयनगर इन द वॉर ऑफ सोनार स्टार्टर। ठीक है, प्रेम संबंध। बाद के बहमनी शासक ये सब हैं, तो इसमें कुछ विशेष तो नहीं है, याद रख लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम चिकित्सालयों का अस्पताल स्थापित किया अलाउद्दीन अहमद 2 ने, और बाकी ठीक है, इसमें कुछ, इसको याद रखिए ना, ये किसने क्या स्थापित किया था। जैसे बहमनी शासन तो था, बट किसने किसकी स्थापना की? तो बीजापुर में किसने किया? यूसुफ शाही आदिल शाह, इसका स्थापना था, मतलब इसका राज था। अहमदनगर पे मलिक अहमद, ठीक है, ये निज़ाम शाही थे। गोलकोंडा में कुतुब शाही। बिदार में अमीर अली बरीद शाही। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, बट आपको लिख के याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसको मैच करने पूछ सकता है कि बरार में किसका शासन था, बीजापुर में किसका शासन था, एट्सेट्रा। ठीक है, और ये सब चीज़ें वही है। कुछ ना डबल स्लाइड हुए, इसको मैं डिलीट करके आपको शेयर करता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, कब? 1336 में। ठीक है, ये याद रखिएगा।
उनके पिता संगम वंश, अपने पिता के नाम पे इन्होंने इसको संगम वंश का नाम दिया था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किसने किया था, किस कवित्री ने? तो गंगा देवी था एक्चुअली, ये इसकी वाइफ थी आपका हरिहर वन का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको ना क्वेश्चन के माध्यम से करना पड़ेगा। तो मधुरा विजय की जो रचना है इन्होंने की थी, गंगा देवी कहाँ है? पत्नी गंगा देवी ने, किसकी पत्नी थी? हरिहर वन। विजयनगर की उस शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों को गोवा छीना था। किसने गोवा छीना था, याद कर रहे हो आप लोग? तो इसने गोवा छीना था हरिहर, ये तो वन हो गया, हरिहर द्वितीय ने, राइट। तो हमने ऊपर में पढ़ा था। तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और हरिहर द्वितीय से सबसे बड़ी सफलता थी, उसने बेलगांव और गोवा दोनों छीना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये प्रश्न क्या है, वही डायनेस्टी के बारे में, कौन किसके बाद आया। तो नरसिंह सलू ने संगम वंश का अंत किया और राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का स्थापना किया, ये बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सलू वंश शासक को गद्दी से उतारा, ये भी सही है। और वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे, ये भी सही है ना, तीनों ही सही हैं। एंड वीर नरसिंह के बाद ही तो कृष्णदेवराय थे, तो ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आप देखोगे तो वो था कुली कुतुब शाह, ठीक है। तो वो था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे? क्या वो 8 मंत्री थे? क्या वो तेलुगु कवि थे? क्या वो महान सेनापति थे? क्या वो परामर्श देता थे? वो तेलुगु कवि थे, है ना, 8। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? आपको याद होगा, अपनी माता की याद में इसने उसकी माता का नाम था नागला देवी, तो उसकी याद में इसने नागलपुर की स्थापना की थी, जो अभी हम्पी के पास है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की स्थापना की, ये तो सही है। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उनके दरबार का अल्लासानी पेदाना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। अब यहीं पे मैंने बताया था आपको कि तमिल वामिल कंफ्यूज करेंगे, तमिल का नहीं था वो, तेलुगु था, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बना? सिंपल सा प्रश्न है, कृष्णदेव राय के टाइम में। अब्दुल रज्जाक, ये देखिए क्वेश्चन ना रिपीट हुआ था, आपने ये पहले से ही ये आपके घटना चक्र में है, और यही प्रश्न 2024 में CGPSC में पूछा गया था, है ना। तो किसके टाइम में आया था अब्दुल रज्जाक? ये आया था देवराय 2 के बारे में, ठीक है। तो आप टेबल बना के याद रखिएगा, इनका बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं उसको। निकोलो कॉन्टी कौन था? ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था क्या? बिल्कुल गलत, वो इटली का एक यात्री था जो आया था किसके टाइम? निकोलो कॉन्टी आया था आपके कहाँ पे आया था ये, 2 सेकेंड। निकोलो कॉन्टी देवराय 1 के टाइम में आया था ना, तो देवराय प्रथम के टाइम में आया था, ठीक है। तो कौन किसके टाइम में आया था, याद रखिएगा। पुर्तगाली लेखक न्यूनिज के बारे में बताइए, तो किस क्षेत्र में निपुण थे? ये तो गलत है यार, अकाउंटिंग के लिए, सॉरी, हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा था। पुर्तगाली लेखक न्यूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित से किस क्षेत्र में निपुण थे? कुश्ती करते थे, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, बिल्कुल सारे सही हैं। ये UPSC क्वेश्चन है 2021 का। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो ये प्रश्न डिटेल में वहाँ तो नहीं था, बट कम्बन तो नहीं है, कम्बन ने रामायण लिखा था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी ABCD होने चाहिए थे, छूट गया लग रहा है, बट इसके ऑप्शन ये है नयन और टिक्कन, इसने शुरू किया था और टिक्कन ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो कुछ फैक्ट आप ऑप्शन से याद करेंगे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, कहाँ, कौन प्राप्त था? डेफिनेटली अभी पढ़ा हमने ना, विजयनगर एम्पायर में। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत तो नहीं हुआ, तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये तो 1526 में है, 1556 में है ये वाला पानीपत का द्वितीय। खानवा का युद्ध तो आप जानते हैं 1527 में हुआ था, ठीक है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर का शासक कौन था? एक्चुअली इसकी बात कर रहा था मैं।
जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई ना, तो उस टाइम विजयनगर में था वेंकट द्वितीय, आखिरी राजा चल रहा था, मतलब सेकंड लास्ट। इसके बाद रंगा थ्री जो आया वो लास्ट राजा था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी? यार इस टाइम तो सब भू राजस्व ही था, है ना, भू राजस्व ही ले रहे थे सब लोग, 1/3 लेते थे, 1/3 से 1/6। किस स्थान के खंडर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी का। तेलुगु कवि श्रीनाथ, तो एक्चुअली देखिए ये ना सीजीपीसी में आया था, उसको विलोपित करवा दिया गया था, क्योंकि ये बोला गया कि यार ये ना देवराय वन और देवराय द्वितीय दोनों के में था। बेसिकली ये देवराय द्वितीय के में ही कवि था, ठीक है। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना की स्थापना मंदिर निर्माण का विशिष्ट अंग है? तो ये है आपके विजयनगर एम्पायर। यूपीएससी का प्रश्न है वो भी। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसमें 56 दक्षित वो हैं, क्या बोलते हैं, संगीतमय स्वर निकलते हैं, वो कहाँ पे है? हम्पी में। विजयनगर एम्पायर में दक्षिण भारत को किस नृत्य परंपरा का पहला विकास हुआ? मोहिनीअट्टम नहीं, 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 यक्षगान बी। विजयनगर, ये फिर एक बार कुछ सिलेबस का, जैसे मैं आपके लिए कुछ मटेरियल और देता हूँ तो सब याद कर लीजिएगा, रिपीट है। मधुरा विजयम साहित्य हो राजस्व, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, बहमनी वाला कर लेते हैं। तो इसमें ना कुछ प्रश्न मैंने ऐड किए हैं जो थोड़ा हम लोग वहाँ पे छूटा हुआ था। जौनपुर नगर की स्थापना, जौनपुर ना जूना खान के नाम से ही बना था, ठीक है। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। उसके बाद आता है कश्मीर का ना अकबर किसे बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग के टेस्ट में पूछेंगे, तो ये बोला जाता है जैन उल आबिदीन को, ठीक है। हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, बस मैंने ऐड कर दिया है ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना पाओ, रट्टा मान लीजिएगा। किस शासक ने जजिया कर ख़त्म किया? जैसे अकबर ने किया था वैसे ही जैनुल ने किया था, ठीक है। बहमनी, अब यहाँ पे आते हैं बहमनी शासन से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके हसन गंगू, जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन। ए, ये मैच द फॉलोइंग है, तो ये वही आपको रटना है था, है ना। तो ये ऑलरेडी मैच्ड है। आदिल शाही बीजापुर से, कुतुब शाही गोलकोंडा से, और निजाम शाही अहमदनगर से, और ये जौनपुर से, ऑलरेडी मैच है ये। निम्नलिखित में कौन सा किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ठीक है, तो ये कौन था आपका? कुल्लू कुतुब शाह, एक मिनट यार, ये है इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। तो इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के शासक थे। उन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। कला प्रेमी था, विद्या का संरक्षक था। फैक्ट है, याद करिएगा उसको। अहमदनगर की निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुग़ल शासन में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया। मुग़ल शासन ने दौलताबाद किला ध्वस्त किया, और फ़तेह खान ने नहीं, आई थिंक पहला ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। मुग़ल शासन में मिला दिया गया था उसको, है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल ही थे। गोलकोंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? अगर आप लोग हैदराबाद घूम के आए होंगे तो वो हैदराबाद में ही गोलकोंडा है, पास में। होयसल स्मारक, तो ये हमने पढ़ा नहीं है डायनेस्टी, लेकिन ये है आपका हलेबीडु और बेलूर, है ना। होयसल वाला जो पढ़ेंगे ना, तो ये आपके नागर और ये क्या था यार, दोनों का मिश्रण से बना है ना। दक्षिण भारत की जो मंदिर कला है और नॉर्थ का, दोनों का जो मिश्रण है, बेसर कला में बना है ना, बोल रहा था मैं नाम। कौन सा स्मारक गुंबद है और विशालतम गुंबद है? तो ये गोल गुंबद है जो बीजापुर में है, डी। ये मैच करना था किसने क्या बनाया है, तो कुछ कुछ मुझे याद है तो मैं बताता हूँ आपको। तो पहला तो ये है कि मेहराब का जो स्थापना है ना, वो बलबन ने किया था, ठीक है। दोहरा गुंबद, गोल गुंबद किसने बनवाया था? अष्टभुजी जो मकबरा बनाने का जो सिलसिला है वो आपके शेर शाह ने। दोहरा गुंबद आपके सिकंदर लोधी ने, और गोल गुंबद आदिल शाह ने, ठीक है। तो डी का 1, तो ये मैच कर दीजिएगा, ऑप्शन इसमें डलानी है। तो 1 का 4 है, बी का 1 है, और सो ऑन। मतलब मंदिर ये मस्जिद कला किसने प्रमोट किया? सिमिलरली ये भी क्वेश्चन था, और ठीक है। तो कुछ और फैक्ट हैं जो आपको रिवाइज़ करने हैं। तो इस टाइप से हमारा जो ये तो ख़त्म हो गया PY ये घटना चक्र का। अब जो क्वेश्चन आए हैं CGPSC में वो एक बार देखते हैं।
तो क्या आया था पहला प्रश्न, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो वो हुआ, युद्ध हुआ, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो युद्ध का कारण क्या था। ये लोग क्या करना चाहते थे, जो कृष्णा और तुंगभद्रा रीजन में जो उपजाऊ भूमि है ना, वहाँ पे लोग कब्जा करना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे युद्ध हुए। तो और दूसरा धार्मिक मतभेद भी था, एक हिंदू शासक है और दूसरा मुस्लिम लोग अपना सल्तनत फैलाना चाह रहे थे। राजनीतिक बंदरगाह बंदरगाह पे भी कंट्रोल करना चाहते थे, गोवा, चौल और दाभोल जो मुख्य व्यापारिक बंदरगाह थे वहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। ठीक है, एक सेकंड ना, इसको मैं तो एक सेकंड, ये बार बार बंद हो जा रहा है मेरे से, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आए हैं हर बार नए आए हैं, बट ना ये सारे एंगल को कवर कर देते हैं, जो आपके विजयनगर एम्पायर से कवि वाला पार्ट है, जो फॉरेनर वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो ये तो हो गया। कृष्ण और तुंगभद्र किस लिए करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे इस उपजाऊ भूमि को। हीरे की खदानों पे भी कंट्रोल करना एक इनका पर्पस था। राजनीतिक पर्पस, धार्मिक पर्पस, ठीक है, और सत्ता का विस्तार। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विजयनगर अम्पायर के प्रांतीय प्रशासन तो आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि कैसे आपका सबसे पहले साम्राज्य था, फिर वो मंडल में डिवाइड था, मंडल था वेलानाडु में, वेलानाडु के बाद आता था ये नाडु, और उसके बाद मेलाग्राम, और मेलाग्राम के बाद ग्राम। ठीक है, उसके बाद आप डेफिनेटली उनके जो ये जो है स्वशासन की प्रणाली है उसको लिखिएगा। ठीक है, और ये वाला, और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए उन्होंने क्या किए थे, नायक अपॉइंट किए थे, और उनको जो भूमि देते थे अमरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमने ऊपर में डिस्कस किया है, इसलिए रिवाइज करने का काम आपका है। आंसर यहाँ पे बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के दो कारण। तो दो कारण पूछा, आप चार कारण बता सकते हो। ठीक है, पहला कारण तो यही था कि तालीकोटा युद्ध हुआ, उसमें ये जो चार लोगों ने यूनिटी बना के हराया था, उसके चलते ये बहुत वीक हो गए। दूसरा क्या था, जो राजा लोग थे वो काफ़ी वीक हो गए थे। तीसरा, ये जो नायक लोग का प्रभाव बढ़ा है ना, तो इन्होंने क्या किया, इतना अपना मतलब स्वशासन टाइप का स्टार्ट कर दिया। इनको आप ज़मीन दे रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या किए, ये अपनी स्वतंत्रता घोषित करते चले गए। ठीक है, तीसरा बोलोगे तो वीक सक्सेसर थे, वो बोल दिए। चौथा बोलोगे तो क्या बोलते हैं, ये जो मतलब जो इनकी यूनिटी थी, चार शासक, तो उनके साथ इनका कूटनीति जो संबंध था वो ठीक से बन नहीं पाया। ठीक है, और ये अकेले पड़ गए। उसके बाद आता है विजयनगर में नारियों की स्थिति। ये तो अब बिल्कुल आप बना ही पाओगे, है ना, उनको सब टाइप का कलाओं में वो पारंगत थे। समाज में उच्च स्तर था, और सती प्रथा और का कोई सती प्रथा तो दिखा वहाँ पे, और शिक्षा में उनको पूरा योगदान था। पर्दा प्रथा का अभाव दिखा। ठीक है, उसके अलावा और क्या था, एक हाँ, वेश्यावृत्ति भी वहाँ पे मतलब प्रेवलेंट थी। तो अलग अलग चीज़ देखिएगा कि कैसे उनको उच्च सम्मान प्राप्त था उस सोसाइटी में, और प्रशासन में, संगीत, नृत्य सब में वो शामिल होते थे। विभिन्न पेशों में, जैसे आपने पहलवानी देखा, ज्योतिषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये नॉर्मली कहीं देखने को मिलता नहीं, तो यहाँ पे वो लोग थे। शिक्षा और कला के प्रसार में, जैसे यक्षगान नृत्य है, देवदासी प्रथा, ये सबको बढ़ावा मिला। सती प्रथा का प्रचलन तो था ही, बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विजयनगर शासन में किन्हीं चार विदेशी यात्री। तो आप तो 6 लिख दोगे। ठीक है, तो आप याद करिएगा ये सब, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, है ना, किसके टाइम में आए थे वो भी लिख दोगे तो अच्छा बनेगा। दो मंदिरों के नाम लिखिए। ठीक है, विरूपाक्ष और विट्ठल। ठीक है, हज़ारा देवी भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है विजयनगर का सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो यही सब चीज़ें लिखनी है। वास्तुकला लिखिए, लिटरेचर लिखिए, कला लिखिए, है ना, किस टाइप के डांस फॉर्म उस टाइम प्रेवलेंट थे, तो ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे तो ये आपका 8 नंबर का बन जाएगा। उसके बाद आते हैं विजयनगर अम्पायर के राजवंश। ये तो आपको याद करना ही है, संगम, सुलु, तुलु, अरविडु, और 1336 से लेके 1485, 85 से 1505, 1505 से 1570, 70 से 1646, है ना। ये रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने भी रट्टा था। कौन कौन फाउंडर है वो भी याद रखिएगा, हरिहर बुक्का, सलवा नरसिंह, वीर नरसिंह, और इसका तिरुमल। ठीक है, इतना ही है आपका। तो मैंने क्विकली इसको भगाया है, बट वो उसका पर्पस यही था कि आपको ये पता है इन सब चीज़ों के बारे में।
जैसे कि वास्तुकला के बारे में पूछा तो आप बताओगे, द्रविड़ शैली का यहाँ पे बने हैं। आप क्या लिखोगे? जो आपका कल्याण मंडप बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, वो भूलिएगा मत, है ना। जो मंदिर है ये 3, उसको याद रखिए, कृष्ण मंदिर। साहित्य के बारे में तो कृष्णदेव राय खुद इतने ज़्यादा सारा वो थे, लिटरेचर लिखे थे उन्होंने, जामवती कल्याणम, है ना, अमृतमाल्यद। उसके बाद अष्टदिग्घास थे, उनके 2-4 कविताओं का नाम लिख दीजिएगा। कला और संस्कृति में कैसे चित्रकला को भी इन्होंने दिया, लेपाक्षी कला का नाम लिखेंगे, है ना। तो चीज़ों को आप लिखते जाओगे ना, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा, और जितना हमने पढ़ा है मुझे लगता है आप इसको डील कर लोगे। ठीक है, तो चलिए, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहीं पे विश्राम लेते हैं और अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग भक्ति काल। ठीक है, थैंक यू।